दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हिस्टोरिक होने वाली है एंड नॉलेजेबल, और उसका टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया, मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। चलिए दोस्तों, मिलकर इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगोलों को कौन नहीं जानता। शायद ही आज कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद होगा कि जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोलों के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज़ खान था, उसकी सिपह सालारी में पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि वो चंगेज़ खान के जो शुरू में तो सिर्फ उस चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना उससे हर चीज़ में कई गुना बड़ा था। लेकिन जब वो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ता में आने वाले हर शहर को फतह करता चला गया, हर शहर में तबाही मचाता चला गया। और फिर कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब चंगेज़ खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो आधी दुनिया पर इनका राज हो गया था। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म की फ़ौज की वजह से। इसकी फ़ौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाके को भी जीत लिया करती थी उस इलाके में भरपूर तबाही मचा दिया करती थी। शहर को आग लगा दी जाती थी। शहर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शा जाता था। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, औरतों पर भी ये लोग रहम नहीं किया करते थे। बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि ये जीते गए इलाके के जानवरों तक को नहीं बख्शते थे और उस इलाके के सारे खेतों, सारी हरियालियों में आग लगा दिया करते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद वो लोग इस शहर में एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था, और वो ये था कि उस शहर के सारे माल को लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मज़े यानी मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। चाइना और उस जैसी उस दौर की मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप सिटी यानी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाज़ा आज भी आप लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पर हमला कर दिया करते थे वो उनकी तबाही की वजह से 200-300 साल पीछे चला जाया करता था। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर वो मंगोल कौम कि जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को जीता और आधी से ज़्यादा दुनिया में तबाही मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में था। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है कि मंगोलों ने कभी हमारे भारत देश पर हमला ही ना किया हो, वरना वो मंगोल के जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक का पूरा इलाका फतह कर लिया था, उनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी अमीर सल्तनतों को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो उस दौर में इतना ज़्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश था हमारा प्यारा देश यानी भारत। दोस्तों, हिंदुस्तान की भरपूर हरियाली और मज़ेदार मसाले और इसकी अमीरी के बारे में तो मंगोल कौम ने बहुत पहले से ही सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे तभी से इन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये हम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे भारत देश पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि जब जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया
تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارا بھارت دیش ہمیشہ ان جانور اور ظالم قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر منگول کبھی ہمارے بھارت دیش کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون انسان تھا کہ جو پوری دنیا میں تباہی مچانے والی منگول فوج اور ہمارے دیش بھارت کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور منگول لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے تھے؟ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں 1296 عیسوی میں دہلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے سلطان کی، جنہیں آج دنیا سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے۔ لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں سے جو مین حملے تھے، یعنی خطرناک حملے کہ جن حملوں کو منگولوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور بڑی فوج کے ساتھ کیا تھا، وہ صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا منگولوں سے بھارت کو بچانے کا کریڈٹ علاء الدین خلجی کو دیتی ہے۔ جس دور میں علاء الدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھے، یہ وہ دور تھا کہ جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوجوں کے گھوڑوں کا منہ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوجوں میں بھی یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ منگولوں کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکیں۔ علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر بھی دستک دے دی، اور یہ وقت تھا سن 1297 کے لاسٹ کا اور 1298 کے شروع کا۔ منگولوں سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دہلی میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کو اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں اولو خان اور ظفر خان کی سپہ سالاری میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ 6 فروری 1298 یہ وہ دن تھا کہ جب منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور آخرکار اس جنگ میں خلجی فوج کو جیت نصیب ہوئی تھی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج خلجیوں کے سامنے پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر کے دہلی لایا گیا تھا، اور منگولوں پر علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔ دوستو، اس جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف جلندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ہسٹری میں منگولوں کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک بھی مانا جاتا ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا، اور نہ ہی کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا حملہ کر سکے تھے۔ لیکن دوستو، پوری دنیا جیتنے والی منگول فوج بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے جنگ ہارنے کے بعد فوراً دوبارہ تیاری شروع کر دی، اور 1 سال سے پہلے ہی یعنی کچھ مہینوں کے اندر ہی 1298 کے لاسٹ میں ہی وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر پھر سے خلجیوں پر اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان دوڑے چلے آئے۔ اس بار بھی علاء الدین خلجی نے اپنے سب سے ہوشیار اور پسندیدہ سپہ سالار یعنی ظفر خان کو ایک فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ظفر خان نے اس بار بھی علاء الدین خلجی کے بھروسے کو قائم رکھا۔ ظفر خان نے اس جنگ میں نہ صرف منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، بلکہ منگول فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے، اور ہزاروں پچھلی بار کی طرح ہی قید بھی کیے گئے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور منگول فوج نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینے کے اندر یعنی 1 سال سے بھی پہلے تیسرا اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان میں گھستے چلے آئے۔ لیکن اس بار علاء الدین خلجی کے لیے حالات شاید اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاء الدین خلجی کی فوج اس کی سلطنت میں الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علاء الدین خلجی نے اپنے کمانڈر یعنی سپہ سالار ظفر خان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے جب تک تم منگولوں پر اٹیک نہ کرنا، کیونکہ علاء الدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت
मंगोलों से लड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ रोके रखना ही बेहतर होगा। लेकिन ज़फ़र खान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नज़रअंदाज करते हुए मंगोल फ़ौज पर हमला कर दिया। ज़फ़र खान का ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कुछ घंटों के अंदर ही 5000 से ज़्यादा मंगोल फ़ौजी मारे गए और सैकड़ों फ़ौजी कैदी भी कर लिए गए। लेकिन फ़ौज कम होने की वजह से खिलजी फ़ौज मंगोलों का पुराना वाला हाल नहीं कर पाई और शायद यही वजह थी कि खिलजी ये जंग जीतने में तो जैसे तैसे कामयाब हो गए थे, लेकिन इस जंग में उन्होंने अपने कीमती खजाने को गंवा दिया था। यानी इस जंग में ज़फ़र खान शहीद हो गए थे। भारत में बार बार हारने के बावजूद भी मंगोल चैन से नहीं बैठे। 3 बार लगातार खिलजी से हारने के बावजूद भी 1303 में उन्होंने चौथी बार अटैक किया और कहा जाता है कि इस बार तो मंगोल फौज ने बड़ी चालाकी से काम लिया और भारत के अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली तक जा पहुँचे। लेकिन दिल्ली तक पहुँच जाने के बावजूद भी मंगोल कामयाब न हो सके और आखिरकार मंगोलों को एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद 1305 में खिलजी सल्तनत पर मंगोलों की तरफ से 5वां अटैक किया गया। खिलजी ने इस बार भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक बार फिर खिलजी और मंगोलों के बीच अमरोहा में एक बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी गई और इस जंग में भी हमेशा की तरह मंगोलों को हार का सामना ही करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार ही नाकाम हुए थे। यानी हमारे भारत देश को मंगोलों से हमेशा महफूज रखने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। मगर अफसोस आज के दौर में कुछ फर्जी कहानी और मूवीज़ के ज़रिए से इस बहादुर और होशियार और अजीमुशान सुल्तान को एक अय्याश और कातिल बादशाह के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है और बदकिस्मती से कुछ लोग इन लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मूवीज़ की बजाय हिस्ट्री की पुरानी से पुरानी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी हिला डाला। भाई जो ये वीडियो थी काफ़ी नॉलेजेबल थी। मतलब मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जो खिलजी हैं, जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी और जो मंगोल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, मतलब जो इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी थी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल है मतलब इंडिया को बचाने में, ये तो मुझे आज ही पता चला है। मतलब कि एक उन्होंने जो बताया मैप दिखाया जिसमें कि रेड रेड था, मतलब कि पूरा मतलब कि आज ज़्यादा यूरोप चाइना पे कब्जा था मुगलों का नहीं मतलब मुगल्स का, जो ये मुगल्स थे, मतलब ये इंडिया पे कब्जा नहीं कर पाए। कितनी अमेजिंग बात है। मतलब इंडिया उस टाइम में सोने की चिड़िया खा था। इंडिया में इतने मसाले थे जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर थे और ये तब भी कितने 5 बार 10 बार कितने बार हमला करा, मगर अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हमारे इंडिया पे कब्जा नहीं कर पाए, वरना आज हमारी दशा कुछ और होती है। और अगर बात करें तो जो मंगोल थे, यूँ कहा थी, वो कहीं पे भी अपना घोड़े का मुख मतलब कहीं पे भी मोड़े थे तो वही जो मतलब जो शहर देश होता था वो उनके कब्जे में आ जाता था। और इनकी कहानी भी बताइए, बहुत जालिम थे। मतलब कि किसी देश को जीतना मतलब कि अपने बसाने की उस पर नहीं सोचते, वो तबाह करने के सोचते और उनका सिर काट के उनके वो मतलब कि महल से वो पहाड़ से बना दिया करते। मतलब कि दर्दनाक, मतलब कि ये इनकी वो स्टोरी है। हाँ, और ये भी बताया कि अगर किसी मतलब शहर पे अगर वो मतलब अटैक कर देते थे तो वो जो शहर है वो 200 साल पीछे चला जाता था। मतलब इतना दुष्प्रभाव पड़ता था उन पे। वही तो हम सोच के भी मतलब कि हमें सोच के भी मतलब वो होता है कि अगर हमारे इंडिया में ऐसा हमला करते तो हमारे इंडिया क्या हाल होता, मतलब बहुत दर्दनाक होता था। हाँ, और इन्होंने मतलब जो इसमें मतलब आगे स्टोरी बताया कि जो इंडिया में इन्होंने मतलब एक नहीं 5 बार अटैक करे थे, पर इन्होंने जो अलाउद्दीन जो वो खिलजी है पर उन्होंने मतलब उनको धूल चटा दी इनकी, है ना। हाँ, जो उनके मेन सेनापति थे फिरोज खान, जो उन्होंने जो अहम भूमिका निभाई इसमें, मगर वो अपनी लास्ट लड़ाई में बेचारे वो शहीद हो गए। मगर उन्होंने जो इनकी मेन जो मतलब कि रोल की वजह से जो आज इंडिया सेफ है, मतलब ये जो हिस्ट्री में जो मेन कहानी ये बताई गई, मतलब फिल्मों में जो बताई गई उनको अय्याश बताया गया है और हम इसकी मतलब की तरफदारी नहीं कर रहे। मतलब हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप रियलिटी को देखो। आप हिस्ट्री ये नहीं हमारी बात, चलो कि आप फिल्मों में अलग दिखाया जाए, हिस्ट्री में अलग, आप अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री में जो लिखा है उसके बारे में जो आप आपकी जो बुक्स में वो पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप मतलब कि अपना निर्णय लो कि क्या बात सही है क्या गलत है। हाँ, सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।